डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर में राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज। स्कूल में एंट्री बैन के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। जेपीएससी जेएसएससी मामले में परीक्षा रद्द करने जेपीएससी जेएसएससी मामले में परीक्षा रद्द करने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे चयनित अभ्यर्थी। उधर परीक्षा रद्द होने खुशी आंदोलनकारी छात्रों ने रांची में आभार यात्रा निकाली। छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार के 2.5 वर्ष पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साह ने 2.5 वर्ष की उपलब्धियां बताई। साहू ने 2.5 वर्षों का लेखा जोखा पेश करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में 12,666 करोड़ से बनेंगे सड़क और पुल पुलिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और स्टेट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक और नेता विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट जैसे नेता भी धरने पर बैठे। वे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। इससे पहले कांग्रेस विधायक गुरुवार दोपहर पौदार मूक बधिर स्कूल पहुंचे थे और स्कूल में एंट्री बैन के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में पोदार स्कूल से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक पहुंचे। कांग्रेस विधायक विधानसभा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। को आने से मना करती है, फोटो खींचने मना करती है, मतलब गलती छुपाने के लिए ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। और आज हम सब लोग इतना ही चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने फरमान जारी किया है, लताड़ लगाई है, सरकार को कंटेंट पे किया है कि आप स्कूलों को ठीक कराइए, तो शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता कक्षा घर, स्कूल, वहाँ का परिसर, वहाँ के बच्चों की सुरक्षा, खाने पीने का इंतजाम सरकार को देखना चाहिए। लगातार जर्जर हालत है। मानसून में कई जगह छतें गिर रही हैं, बच्चों को नुकसान हो रहा है, मासूम बच्चों की मौत हुई झालावाड़ में। और अब सरकार चाहती है कि आप वहाँ जाओ ही मत, ना पत्रकार जाए, ना कोई फोटो खींचे। मतलब गलती को छुपाने के लिए हर सीमा को पार करने के लिए सरकार तैयार है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार स्कूल में आने से मना करती है, फोटो खींचने से मना करती है, मतलब गलती छुपाने के लिए ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। आज हम सब इतना ही चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने फरमान जारी किया है, लताड़ लगाई है सरकार को कि आप स्कूलों को ठीक कराइए, शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता कक्षा घर, स्कूल परिसर, स्कूल के बच्चों की सुरक्षा, खाने पीने का इंतजाम सरकार को देखना चाहिए। लगातार जर्जर हालत है। बरसात से कई जगह छतें गिर रही है, बच्चों को नुकसान हो रहा है। कितने मासूम बच्चों की मौत झालावाड़ में हुई है। और अब सरकार चाहती है कि आप वहां जाओ ही मत, ना पत्रकार जाए, ना कोई फोटो खींचे। मतलब गलती को छुपाने के लिए, हर सीमा को पार करने के लिए सरकार तैयार है। जनता सब देख रही है। सरकार की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आने से मना करती है, फोटो खींचने मना करती है, मतलब गलती छुपाने के लिए ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। और आज हम सब लोग इतना ही चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने फरमान जारी किया है, लताड़ लगाई है, सरकार को कंटेंट पे किया है कि आप स्कूलों को ठीक कराइए, तो शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता कक्षा घर, स्कूल, वहाँ का परिसर, वहाँ के बच्चों की सुरक्षा, खाने पीने का इंतजाम सरकार को देखना चाहिए। लगातार जर्जर हालत है। मानसून में कई जगह छतें गिर रही हैं, बच्चों को नुकसान हो रहा है, मासूम बच्चों की मौत हुई झालावाड़ में। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि 16वीं राजस्थान विधानसभा के षष्ठम सत्र के पहले दिन कांग्रेस द्वारा सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया जाना उसके चाल, चरित्र और तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मालूम था कि विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन होगा। इस तरह कांग्रेस के सदस्य द्वारा बहिष्कार किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह राज्य मंत्री गुरुवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और इसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का गायन न करना पड़े इसलिए सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाकर राजस्थान की जनता को गुमराह करने और एक वर्ग विशेष को खुश करने का प्रयास कर रही है। देखिए, आज कांग्रेस का जो चाल, चेहरा और चरित्र है वो खुलकर सामने आ गया, क्योंकि उनको मालूम था कि विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी तो वंदे मातरम का पूरा गीत उनको बोलना पड़ेगा। उन्होंने वंदे मातरम का एक तरह से बहिष्कार किया है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत नहीं गाना पड़े इसलिए कांग्रेस के लोगों ने अपना बहिष्कार किया है। और चलिए बात करते हैं झारखंड की। झारखंड सरकार द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं को रद्द किए जाने पर राज्य के उच्च न्यायालय में बुधवार को 3 याचिकाएं दाखिल की गई। याचिकाकर्ताओं में शामिल सोनम कुमारी, अवधेश कुमार एवं अन्य ने अदालत में कल अपनी ओर से अलग अलग याचिकाएं दायर कर नियुक्ति रद्द करने के सरकार के आदेश को निरस्त करने की अपील की है। जानकारी के अनुसार याचिका दायर करने वाले चयनित अभ्यर्थियों की शिकायत है कि झारखंड सरकार द्वारा बीते सोमवार को परीक्षा रद्द करने के फैसले से उनकी नियुक्ति पर भारी संकट आ गया है और उनकी नौकरी भी जा सकती है। सरकार के इस फैसले से पहले यह आयोग के तहत नियुक्त किए गए हजारों अभ्यर्थियों में नाराजगी का माहौल है। राज्य के प्रोजेक्ट भवन परिसर में भी देखने को मिल रहा है, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए झारखंड मंत्रालय के मुख्य द्वार के पास पहुंचकर भारी बारिश में धरना प्रदर्शन किया। और उसी बीच परीक्षाओं के संबंध में के लिए निर्णय राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने साफ कहा है कि सरकार सभी छात्रों के साथ न्याय की पक्षधर है। केवल जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की बातें सामने आई वे परीक्षाएं रद्द हुई है या संदिग्ध परीक्षाओं की जांच के निर्देश दिए गए हैं। और दूसरी ओर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और रद्द की गई परीक्षाओं में गड़बड़ियों को निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। साथ ही पत्र के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए 8 मांगे मुख्यमंत्री से की है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमे छात्रों ने घर वापसी का फैसला किया है। बीते कल न्याय मंच के सैकड़ों आंदोलनरत छात्रों ने स्टेडियम से एल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा निकाली। राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाएं रद्द करने और गड़बड़ियों की जांच के आदेश से जुड़ी आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद छात्रों ने आंदोलन को 2 महीने के लिए स्थगित करने का फैसला लिया। छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि यह आंदोलन की समाप्ति नहीं बल्कि स्थगन है। छात्रों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये सामूहिक संघर्ष का परिणाम है। साथ ही छात्रों ने पीजीटी और नगरपालिका की परीक्षाओं को भी रद्द कर उनकी जांच कराने की मांग की है, जिसमें परीक्षा गड़बड़ी मामले के मुख्य आरोपी अभय तिवारी की संलिप्तता का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस संबंध में कल झारखंड पुलिस द्वारा अभय तिवारी की पत्नी और भाई से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कुछ हमारे मीडिया साथियों को कि हम यह आंदोलन समाप्त करने जा रहे हैं। हम समाप्त बिल्कुल भी नहीं करने जा रहे हैं, हम ये स्थगित करने जा रहे हैं। ये कुछ समय के लिए हमारा आंदोलन स्थगित हुआ है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहुत सारी बातों को माना है, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हमें भी उन्हें कुछ समय देना होगा। और इसी क्रम में हम लोगों ने ये फैसला किया है सर्वसम्मति से कि हम 2 महीने का समय सरकार को देंगे। और उस बीच जो कुछ मामले हैं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जेपीएससी की तो तमाम परीक्षाएं रद्द हुई, जेएसएससी सीजीएल भी रद्द हुआ। लेकिन हम सरकार से ये भी उम्मीद करते हैं कि पीजीटी का विषय, मैं कुछ विषय पे बात करना चाहता हूँ कि जो बहुत महत्वपूर्ण है। पीजीटी जहां से मुझे ऐसा लगता है कि धांधली की शुरुआत हुई है और ये किसी से छिपा नहीं है। ये जो जेपीएससी जेएसएससी के जो दामाद है जो हर परीक्षा में पास किए हैं, उन्होंने भी आधिकारिक तौर पे ये कबूल किया है। आप ये देख सकते हैं कि पीजीटी में भी उन्होंने धांधली कराया है। साथ ही साथ पीजीटी इंग्लिश विषय के वो टॉपर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ, हमारे ये मांग पत्र में भी है
कि पीजीटी परीक्षा को भी, चूंकि सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिला है। धनबाद और जामताड़ा जिले को जोड़ने वाले बेजरा पुल के पिलर नंबर 4 में धंसाव की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है। पुल की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत पुल से आने जाने का रास्ता बंद करा दिया है। अधिकारियों ने बताया कि पुल काफी क्षतिग्रस्त हो गया है और इसकी तकनीकी स्थिति की जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने पुल के आसपास हो रहे बालू उठाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जुरगुडीही घाट से नाव के जरिए लगातार बालू निकाला जा रहा था। उनका कहना था कि पुल के पिलर के आसपास से बालू उठाव के कारण नदी की प्राकृतिक सतह प्रभावित हुई, जिससे पुल की नींव पर असर पड़ने की आशंका है। इसके अलावा बालू लदे ट्रैक्टर और हाईवा की लगातार आवाजाही को लेकर भी ग्रामीणों ने चिंता जताई है। अब सवाल ये है कि लंबे समय से यहाँ बालू की ढलाई हो रही है, तो जिम्मेदार विभागों की निगरानी व्यवस्था कहाँ है? और सुविधा बहुत होगा। देखिए, जामताड़ा और धनबाद का दूरी 30 किलोमीटर सीधा बढ़ जाएगा। जामताड़ा से बहुत सारा आदमी मजदूर धनबाद काम करने जाता था, उन लोग को रोजी रोजगार पर असर पड़ेगा। यहाँ का लोग जो इधर उधर आना जाना करता था, सीधा डायरेक्ट अब 15 किलोमीटर दूर बढ़ जाएगा यहाँ से। और मुख्य रोड को अगर जोड़िएगा, बड़ा गाड़ी का आवागमन क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण यह बालू का अवैध उत्खनन सबसे बड़ा। पहले तो जब पुल बना था तो बालू पूरा ढका हुआ था, जैसे जैसे बालू कम हुआ पुल का बुनियाद कमजोर हो गया। जैसे हम लोग को सूचना मिला हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है धनबाद से, उसके बाद हम लोग ऐसा आए यहाँ पे, तो हम लोग ने गया तो सही में क्षति हुआ है और डैमेज हो गया, इसमें बहुत खतरा है। तो अभी हमारे जामताड़ा तरफ से भी सीओ साहब आए हुए थे और हम भी दोनों तरफ से अभी हम लोग रास्ता काट के जेसीबी से अभी हम लोग बंद करवा दे रहे हैं। वरीय पदाधिकारी का भी आदेश है, तो उसी का भी अनुपालन करके अभी तत्काल हम लोग बंद करवा दे रहे हैं। चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 2.5 वर्ष के लेखा जोखा को प्रस्तुत किया। उन्होंने जहां 2.5 वर्ष की उपलब्धियां बताई, वहीं 12,666 करोड़ के सड़क पुल पुलिया के निर्माण होने की बात भी साझा की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 2.5 वर्ष के इस सफल कार्यकाल को भी साझा किया और कहा कि बीते सरकार ने क्या किया उस पर हमें बात नहीं करनी है, बल्कि हम क्या करेंगे उस पर हमारा फोकस है। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कहा कि लोक निर्माण में जितनी भी अनियमितताएं थी उसे अब सुधार लिया गया है। साथ ही साथ हाईटेक और टेक्नोलॉजी से पीडब्ल्यूडी विभाग काम कर रहा है। साथ ही साथ सड़कों के मेंटेनेंस भी तैयार है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमने 36 ऐसी सड़कों को लिया है जिस पर काम होना शुरू हो गया है। हमारे कामों की प्राथमिकता में अनुकंपा नियुक्ति का काम भी पूरी प्राथमिकता के साथ करते हैं कि कोई हमारा शासकीय कर्मचारी नौकरी में रहते हुए यदि उसका देहांत हो जाए तो उसके आश्रित को जल्दी से अनुकंपा नियुक्ति मिले। हमने अब तक 27 ऐसे आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है। हमने 113 सब इंजीनियर के पदों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की, विज्ञापन निकाला। प्रक्रिया पूरी करके हमने 83 उप अभियंताओं की नियुक्ति कर दी है, वो काम करने लगे हैं। इसी तरह से 7 मानचित्रकारों की भी भर्ती हमने की है। हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी बढ़े, इसके लिए सहायक ग्रेड 3 के 100 पदों की भर्ती के लिए हमने जो चयन मंडल बना है वहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित कोनी में बने बिलासा ताल में हाल ही में एक आकर्षक नवनिर्मित मुंडन ब्रिज से पर्यटन स्थल की सुंदरता और आकर्षण में काफी वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने बिलासपुर के बिलासा ताल में 24.38 लाख रुपए की लागत से तैयार वुडन ब्रिज का लोकार्पण किया है। प्राकृतिक और मनोरम वातावरण के बीच बनाए गए इस आकर्षक ब्रिज से बिलासा ताल की सुंदरता बढ़ी है। ये ब्रिज पर्यटकों और शहरवासियों के लिए नया आकर्षण बनेगा। बिलासा ताल के प्राकृतिक परिवेश और पर्यटन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वुडन ब्रिज का निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से पर्यटकों को ताल परिसर में घूमने और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। ब्रिज के आसपास का क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा।
और चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को लेकर इस्कॉन खारघर के अध्यक्ष डॉक्टर सूरदास जी के एक बयान से चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर उन्होंने अजित पवार को श्रीमद् भागवत ग्रंथ भेंट किया था और उनसे ये ग्रंथ अवश्य पढ़ने का आग्रह किया था। हालांकि उनका मानना है कि अजित पवार ने वो ग्रंथ नहीं पढ़ा। डॉक्टर सूरदास जी के अनुसार श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति और संरक्षण प्राप्त होता है और उनके विश्वास के अनुसार इससे आकस्मिक मृत्यु जैसी घटनाओं से भी बचाव हो सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने अजित पवार के साथ हुई दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अजित पवार को ग्रंथ देते समय इसे गंभीरता से पढ़ने का संदेश दिया था, लेकिन अजित पवार ने इस ग्रंथ को पढ़ा या नहीं, इस बारे में उन्हें विश्वास है कि उसका अध्ययन नहीं किया गया। अजित पवार के साथ हुई घटना पर दुख व्यक्त करते हुए डॉक्टर सूरदास जी ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा शुरू हो गई है। जो भी आप लैंग्वेजेस में भली भांति जानते हैं, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं, और जो भी ये ग्रंथ संपूर्ण रूप से अपने जीवन में पढ़ लेता है, उसको अपरम मृत्यु नहीं होती। मैंने लास्ट आषाढ़ी एकादशी को अजित पवार जी को अपने हाथों से उनको प्रेजेंट किया था और मैंने उन्हें निवेदन किया था कि कृपा करके इस ग्रंथ को जरूर पढ़ें, और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने उसको पढ़ा नहीं। तो जैसे भी जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मैंने उनको दिया था लास्ट आषाढ़ी एकादशी को, मैंने उनके कक्ष में उनको भेंट किया था। खारघर स्थित इस्कॉन नवी मुंबई के श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया जाएगा। जन्माष्टमी के अवसर पर 23 अगस्त से 7 सितंबर तक विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उत्सव की शुरुआत 23 अगस्त से झूलन यात्रा के साथ होगी। 28 अगस्त तक प्रतिदिन कीर्तन, भजन और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 28 अगस्त को बलराम जयंती मनाई जाएगी। इसके बाद 4 सितंबर तक श्रावण उत्सव के दौरान श्री कृष्ण कथा और आध्यात्मिक प्रवचन होंगे। 4 सितंबर को मुख्य जन्माष्टमी समारोह आयोजित किया जाएगा। शाम 5 बजे विशेष कलश अभिषेक और रात 11 बजे महाअभिषेक और मध्य रात्रि में महाआरती, कीर्तन और प्रसाद वितरण किया जाएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने की संभावना को देखते हुए दर्शन के लिए अलग अलग कतारों और भीड़ नियंत्रण की विशेष व्यवस्था की जाएगी। इस्कॉन नवी मुंबई की ओर से आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का जो ये दूसरा इस विशाल मंदिर में जन्माष्टमी का महोत्सव हो रहा है, वो 23 तारीख संडे से झूलन यात्रा से स्टार्ट होगा और 7:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होगा, और उसे बियॉन्ड भी जा सकता है। हमारे जितने भी भक्तगण आ सकते हैं, ठाकुर जी के, राधा मदन मोहन जी के सुंदर उत्सव मूर्ति को वो झूला झुला सकते हैं। और 28 तारीख को बलराम जयंती है, जो भगवान श्री कृष्ण के डायरेक्ट एक्सपेंशन है, उनका अपीयरेंस डे है। यहाँ पर हमारे बलराम जी का मंदिर है छोटा सा, वहाँ पर बड़ा अभिषेक और प्रोग्राम उस दिन होगा। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों का कथा का कार्यक्रम, श्रवण उत्सव होगा, वो भी 8 दिन होगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अमरावती जिले के चांदू रेलवे क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 29 वर्षीय धीरज कलावटे को इलाज के दौरान ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। इस दुखद घड़ी में उनके परिवार ने अंगदान का महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कई जरूरतमंद मरीजों को नई जिंदगी की उम्मीद दी है। धीरज की आंखों का दान अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में किया गया, वहीं उनके एक किडनी का प्रत्यारोपण अमरावती के एक निजी अस्पताल में किया गया, जबकि दूसरी किडनी प्रत्यारोपण के लिए नागपुर के एक अस्पताल में मरीज भेजी गई है। अंगों को समय पर संबंधित अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और विशेष यातायात व्यवस्था की गई। एक युवा की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद परिवार द्वारा लिए गए इस निर्णय से कई जरूरतमंद मरीजों को जीवनदान मिलने की संभावना है। धीरज कलावटे के परिवार का ये निर्णय समाज के लिए मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रेरणादायी संदेश बन गया।
नवी मुंबई के तुर्भे में प्रस्तावित वेस्ट टू एनर्जी और एकीकृत कचरा प्रसंस्करण प्रोजेक्ट की जगह को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्थानीय नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी ने महाराष्ट्र सरकार, नवी मुंबई महानगरपालिका, सिडको और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को कानूनी निवेदन देकर प्रोजेक्ट के कार्य पर रोक लगाने और वैकल्पिक स्थल का तुलनात्मक अध्ययन कराने की मांग की है। कुलकर्णी ने कहा कि वे प्रोजेक्ट के विरोध में नहीं है, लेकिन तुर्भे क्षेत्र पहले से ही कचरा भंडारण, दुर्गंध, कचरा परिवहन, दूषित पानी, धुएं और आग जैसी समस्याओं से प्रभावित है। ऐसे में मौजूदा पर्यावरणीय स्थिति और नए प्रोजेक्ट के संयुक्त प्रभाव का स्वतंत्र विशेषज्ञों से अध्ययन जरूरी है। कुलकर्णी ने ये भी कहा है कि सवाल उठाते हुए कि प्रोजेक्ट का काम मंजूर डीपीआर के अनुसार हो रहा है या नहीं। उन्होंने डीपीआर निविदा अनुबंध, आईआईटी बॉम्बे की तकनीकी समीक्षा और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की मंजूरी से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की। कुलकर्णी ने चेतावनी दी है कि अगर वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो हम डंपिंग ग्राउंड में गाड़ियां ही नहीं जाने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि डंपिंग ग्राउंड में कचरे पर नामात्र की प्रक्रिया होती है और अधिकांश कचरा लैंडफिल साइट पर डाल दिया जाता है। मांगे नहीं मानी गई तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।